मध्य प्रदेश की नदियां। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने गंगा का प्रवाह तंत्र पढ़ा है ना। गंगा के प्रवाह तंत्र में हम लोगों ने मध्य प्रदेश की उन नदियों को पढ़ा जो गंगा या उसकी सहायक यमुना में जाकर के मिलती है ना, जिसमें चंबल, क्षिप्रा, सिंध, पार्वती, काली सिंध है ना, बेतवा, बेतवा के बाद केन, सोन और तमस, इतनी नदियों को देखा। उसके बाद नर्मदा का अपवाह तंत्र हम लोगों ने देखा, नर्मदा है ना, ये हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आज हम लोग देखने जा रहे हैं ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र। तो नदियों के क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के बारे में पता है आपको कुछ? बैतूल की मुल्ताई जगह का नाम क्या है? नहीं, जाना पाव से तो चंबल निकलती है। मूल ताप्ती, थोड़ा सा देखिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, ये कौन सा जिला है? बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी से मूल ताप्ती नामक स्थान से निकलती है और यह नदी नर्मदा की ही भांति नर्मदा के पैरेलल पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा के ही समान एस्चुरी बनाती है। जिस प्रकार नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा को हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा, ठीक है। नर्मदा सतपुड़ा और विंध्याचल है ना, विंध्याचल और नीचे कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा, सतपुड़ा। तो जो नर्मदा नदी और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है, उसी प्रकार जो ताप्ती है सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है। तो ये भी रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में ताप्ती भी बहती है, ठीक है। और ताप्ती की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एक शहर है जो ताप्ती के किनारे बसा है, मुल्ताई, और दूसरा है नेपाल, ठीक है। ये दोनों किसके किनारे बसे हैं? ताप्ती के। थोड़ा सा नोट कर लेंगे अपन। ताप्ती का उद्गम बैतूल जिला मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल जिला मुल्ताई पहाड़ी, मूल ताप्ती नामक स्थान, ठीक है। मुहाना लिखिए, मुहाना सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में। सूरत गुजरात का शहर है। ये पूरी खाड़ी कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी है। सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में मिल जाती है। सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में मिल जाती है। नोट कर लिया। फिर लिखना है लंबाई 724 km यानी 724 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 724 किलोमीटर, यानी ताप्ती की टोटल लेंथ कितनी हो गई? 724 किलोमीटर। मैंने शुरू में ही बताया कि नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। ताप्ती
नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। ताप्ती नर्मदा के बाद पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी नर्मदा की ही भांति भ्रंश घाटी में बहती है। यह नदी नर्मदा की ही भांति भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, इसका भ्रंश किन पर्वतों के बीच में है? सतपुड़ा और अजंता। देखिएगा, ताप्ती, सतपुड़ा व अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य, सतपुड़ा व अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, कुछ अन्य नाम है ताप्ती के। ताप्ती के कुछ अन्य नाम है। सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री, तापी, सूर्य की पुत्री और उसके बाद तापी। ठीक है, आगे लिखना है, आगे नोट करेंगे। बांध, बांध तो हो गया, अलग से ही पढ़ेंगे अपन, है ना। चलिए, लंबाई लिखी है, कितनी लंबाई है टोटल? 700। हाँ, कुछ स्पेशल लिख लीजिए, और विशेष क्या है इसमें। ताप्ती के मुहाने पर, ताप्ती के मुहाने पर सूरत में रज्जु सेतु व स्वाली बंदरगाह है। ताप्ती के मुहाने पर सूरत में रज्जु सेतु व स्वाली बंदरगाह है। ठीक है, एक और लिख लीजिए विशेष में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा बनाती है। एक और फैक्ट लिख लीजिए। यह नदी नर्मदा की भांति ऐश्वरी अपने मुहाने पर, ऐसा लिखना है, यह नदी नर्मदा की भांति अपने मुहाने पर, मुहाना पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा किया था कि नदी जिस जगह समुद्र में मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो ताप्ती नर्मदा की भांति अपने मुहाने पर ऐश्वरी का निर्माण करती है। ऐश्वरी मतलब ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा किया था कि डेल्टा जो होता है उसमें टीला बनता है और ऐश्वरी में भाग क्या होता है? गहरा होता है, सकरा होता है ना। तो और ये भी बताया था कि जैसे जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी क्या है का निर्माण करती हैं? डेल्टा का। चाहे गंगा नदी हो, ठीक है, चाहे महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी, ये जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं डेल्टा बनाती हैं। ये भी मैंने मोटा मोटा बताया था कि जितनी नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो सब क्या बनाती हैं? ऐश्वरी। तो मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो डायरेक्ट अरब सागर में जाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, और एक नदी है जिसका नाम है माही। माही भी सीधे कहाँ जाती है? कच्छ में रन में विलीन होकर ऐसे जाती है।
ये है ना। तो 3 नदियां आप जोड़ सकते हो टोटल, है ना। चलिए, तो ताप्ती नदी हो गई। अब हेडिंग कर लीजिए माही नदी। सर एस्चुरी में जितना भी वो मलबा होता है जो टीला बनाते हैं डेल्टा में, वो सब नीचे बहा के ले जाती है अपने साथ। ठीक है, हाँ। अब अपन को देखना है माही। माही नदी देखिए, माही का पात्र रेडी कर लीजिए। इंदौर जिले से कौन कौन सी नदियां निकलती थी? एक क्षिप्रा निकलती थी, क्षिप्रा और चंबल। चंबल। अब इंदौर से लगा हुआ एक जिला है धार। पीथमपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ है? पीथमपुर औद्योगिक केंद्र धार जिले में। तो धार जिले से ही किसका उद्गम होता है? माही नदी का, है ना। आप पिछली क्लासेस से पढ़ी हैं, बताइए माही के बारे में कुछ और जानकारी हो। माही नदी सर जाती है वहाँ गुजरात में खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में जाती है, ठीक है। और एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। ये भी इंदौर से निकलती है। एस्चुरी सामान्यतः नहीं बनाती क्योंकि कच्छ के रण में विलीन होती है। दलदली भाग है कच्छ का रण, वहां विलीन होती है ना। तो देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, समझ लीजिए। पहले समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। ताप्ती नदी हो गई, दूसरी कौन सी होगी? माही। यहां मध्य प्रदेश का इंदौर से लगा हुआ धार जिला है, ठीक है। धार जिले में मिंडा गांव है, मेहद झील। कौन सी झील है? मेहद झील। यहां से माही नदी का उद्गम होता है ना। फिर ये रतलाम होते हुए ये कहां चली जाती है? राजस्थान। कहां चली जाती है? फिर नीचे लौटती है, ठीक है। और उसके बाद ये कच्छ के रण में विलीन होती है। यानी माही की बात करें तो माही नदी उल्टा यू के आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है अभी तक, है ना, कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो मध्य प्रदेश की माही नदी है। कहां से उद्गम होता है इसका? मध्य प्रदेश के धार जिले से, मिंडा गांव से, मेहद झील से। झील का नाम क्या है? मेहद। और माही, सोम और जाखम, ये 3 नदियों का एक संगम बनता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। क्या लगता है? आदिवासियों का कुंभ। जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ लगा गंगा और यमुना के संगम पर, तो यहाँ पूरे भारत और विदेशों से भी लोग आए स्नान करने के लिए। तो माही, सोम और जाखम 3 नदियों का संगम होता है, यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ लगता है, ठीक है। तो माही का प्रवाह कितने राज्यों में हो गया? एमपी के अलावा राजस्थान के अलावा गुजरात, है ना। तो इसमें चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, कि उल्टा यू के आकार में ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों और एमपी के कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है, ठीक है। एमपी को और भारत को बीचों बीच डिवाइड करती है ना। तो कर्क रेखा को उल्टा यू, है ना, यू ऐसे बनता है, उल्टा यू ऐसे होगा,
तो उल्टा यू आकर में कटती है ना। फिर अगर देखा जाए तो माही के अपवाह क्षेत्र के अलावा कितने तटीय शहर हैं? 2 तटीय शहर हैं, धार और सरदारपुर। माही पर राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध बांध बना है, क्या नाम है उसका? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज बांध है, ठीक है। तो थोड़ा सा नोट करेंगे माही के बारे में हम लोग। माही उद्गम धार जिले के सरदारपुर तहसील से, धार जिले के उद्गम धार जिले के सरदारपुर तहसील से, सरदारपुर तहसील से मिंडा गांव से, विलेज का नाम क्या है? मिंडा गांव, और झील मेहद झील से निकलती है। मेहद झील से माही का उद्गम होता है। लिखना है माही अपने उद्गम से उत्तर पश्चिम, लिखना है माही अपने उद्गम से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। माही अपने उद्गम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। माही का प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्य में है। माही का प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्य में है, ठीक है। आगे लिखना है इस नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है, 583। कितनी है टोटल लंबाई इसकी? 583 किलोमीटर है, टोटल है ना इसमें? हाँ, ठीक है। एमपी में तो बहुत कम, मात्र 128 है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, जो नहीं आता तो उस पर क्यों दिमाग लगाना, है ना। बहुत सिलेबस है अपने पास। चलिए आगे लिखना है अपवाह क्षेत्र हो गया है। ये सर कच्छ की उसमें जाके विलुप्त हो जाती है। हाँ, यही वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है। डायरेक्ट समुद्र में नहीं जाती कच्छ के रनों के लिए। और सर सरस्वती नदी का क्या है? सरस्वती नदी, सरस्वती तो वो भी ऊपर से आती है। सरस्वती का तो अस्तित्व तो नहीं है, घग्गर के नाम से उसको जानते हैं वर्तमान, ठीक है। तो वो निकलती है हिमाचल से, ऐसे हरियाणा होते हैं, वो भी इधर से आती है। इसको खंभात की खाड़ी लिख लीजिए। खंभात की समागम खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। उपनाम लिख लीजिए या अन्य नाम, अन्य नाम पृथ्वी की पुत्री, आदिवासियों की गंगा, पृथ्वी की पुत्री, आदिवासियों की गंगा, कंठाल गंगा, कंठाल गंगा तथा महती। ठीक है। परियोजना लिख लीजिए एक है राजस्थान में, मुख्य परियोजना है जमनालाल बजाज सागर परियोजना। जमनालाल बजाज सागर परियोजना एक स्पेशल है, विशेष है, लिख लीजिए। एक नहीं दो फैक्ट्री विशेष में। ये सर कहाँ बना हुआ है परियोजना? परियोजना राजस्थान में बांसवाड़ा में, ठीक है। फिर लिखना है
हाँ, माही नदी पर मध्य प्रदेश के रतलाम में सोम व जाखम नदियों का, रतलाम में सोम व जाखम नदियों का संगम होता है। सोम व जाखम नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ आदिवासियों का कुंभ लगता है। यहाँ आदिवासियों का कुंभ लगता है। दूसरा फैक्ट लिखिए, माही नदी उल्टा यू के आकार में, माही नदी उल्टा यू के आकार में कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब आगे लिखना है गोदावरी का अपवाह तंत्र। गोदावरी का अपवाह तंत्र। अब इसमें अपन जो पढ़ेंगे तो एमपी से निकलने वाली वो नदियां जो कहां जाती हैं, गोदावरी में जाती हैं। कहां जाती हैं? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को जानते हो आप, कहां से निकलती है? ये पूरी पर्वत श्रेणी जो पश्चिम में, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो अभी यार? ये पूरा पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट। और ये वाला पूर्वी घाट है। ये वाला कौन सा पर्वत है? तो ये मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा राज्य है? ये महाराष्ट्र। ठीक, तो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी का उद्गम होता है। और ये नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए, है ना, आंध्र प्रदेश में आके राजमुंद्री के निकट कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब अपन को ये देखना है कि एमपी की कौन कौन सी नदियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गोदावरी में आती है। ठीक है, क्योंकि अपवाह क्षेत्र वही है कि एक मुख्य नदी और उसकी जो जितनी भी सहायक नदियां हैं सबको मिला के जो एक तंत्र बनता है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। तो चूंकि अपन को एमपीजीएस पढ़ रहे हैं तो पूरी गोदावरी का अध्ययन करना उचित नहीं है। तो गोदावरी के अपवाह तंत्र में उन नदियों की स्टडी करना है अपन को जो एमपी से निकल के आए। ठीक है, तो गोदावरी के बारे में जानकारी होगी। कहां से निकलती है गोदावरी? नासिक, महाराष्ट्र। कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबक पहाड़ी। वहां पर ज्योतिर्लिंग भी है ना, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, कुंभ का मेला भी लगता है वहां, लगता है ना, तो वही। किसको? गोदावरी का थोड़ा, अरे नहीं, वो आपने काम करें, है ना, सिलेबस से भटकिए नहीं। लिखिएगा, हाँ लिखिएगा, गोदावरी अपवाह तंत्र की जो पहली नदी हो जाएगी वो हो जाएगी वैनगंगा। कौन सी हो जाएगी? वैनगंगा। बताइए कुछ पता हो वैनगंगा के बारे में? वैनगंगा के बारे में बताइए। एमपी के जिले क्लियर है आपके? कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? सर क्लियर है? ठीक। अब अपन को देखना है, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है सिवनी, सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट, है ना, सिवनी जिला है। कौन सा जिला है? सिवनी। ठीक है,
अब ये नीचे वाली कौन सी पर्वत श्रेणी थी? सतपुड़ा है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो इसका उद्गम कहां से होगा? सिवनी जिले से। कहां से होगा? सिवनी जिले से। सिवनी जिले में एक पठार है जिसका नाम है परसवाड़ा पठार, ठीक है, और मुंडारा गांव से होता है इसका उद्गम। तो यहां से निकलती है सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से, मुंडारा गांव से वैनगंगा का उद्गम होता है। क्लियर है? वैनगंगा की विशेषता यह है कि दक्षिण भारत की ओर बहने वाली भारत की एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह तंत्र साउथ की ओर है। क्लियर है? अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की कौन सी नदी है जिसका प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो किसका है? वैनगंगा का। किस जिले से निकलती है? सिवनी जिले से निकलती है ना। परसवाड़ा पठार, मुंडारा गांव, ठीक है, और बर्थक शिखर बैतूल से, जहां से अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसको? ताप्ती को। तो ताप्ती बैतूल से कहां निकल के कहां जाती है? खंभात की खाड़ी में जाती थी। यहीं से बैतूल जिले के मुल्ताइन पहाड़ी से वर्धा शिखर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है वर्धा। क्या नाम है? वर्धा। ये वर्धा हो गई। कौन सी नदी हो गई? वर्धा। ऊपर से कौन सी नदी आ रही है एमपी से? वैनगंगा, बैतूल जिले से निकलती, दोनों एमपी से है, वर्धा और ये दोनों, ठीक है। और दोनों जहां मिलती हैं वहां से इसका नाम चेंज हो जाता है। वहां से इसका नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता। तो वर्धा और वैनगंगा की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? प्राणहिता कहते हैं, ठीक है। वर्धा और वैनगंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता कहलाती है, ठीक है। और ये दोनों नदियां प्राणहिता नाम से जाके कहां मिलती हैं? ये गोदावरी, ठीक है। तो वर्धा को लिख लीजिए, सॉरी वैनगंगा को। उद्गम सिवनी जिले में स्थित सिवनी जिले में स्थित परसवाड़ा पठार, सिवनी जिले में स्थित परसवाड़ा पठार मुंडारा गांव से, मुंडारा गांव से मुहाना झील, वैनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा से मिलकर संयुक्त धारा वैनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा से मिलकर संयुक्त धारा के रूप में आगे बहती है। संयुक्त धारा के रूप में आगे बहती है जिसे प्राणहिता कहते हैं। जिसे प्राणहिता कहते हैं, ठीक है। प्राणहिता नदी आगे चलकर गोदावरी में मिल जाती है। आगे चलकर गोदावरी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। 583 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे लिख लीजिए सहायक नदियां। सहायक नदियां लिख लीजिए वर्धा, बामनथड़ी, पेंच आदि।
अच्छा, वैनगंगा नदी को अपन सिवनी जिले की क्या कहते हैं? जीवन रेखा, लाइफ लाइन, है ना। जैसे मालवा की जीवन रेखा कौन थी? याद करिए, मालवा की जीवन रेखा हम लोगों ने किसे पढ़ा था? क्षिप्रा, है ना। क्षिप्रा चंबल की सहायक थी, ऐसे चंबल जाती है, यमुना में मिलती थी, और क्षिप्रा चंबल में मिलती थी। तो चंबल क्षिप्रा को अपन मालवा की जीवन रेखा कहते हैं। वैसे सिवनी जिले की जीवन रेखा कौन है? वैनगंगा। और सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन इस नदी से जो आता है बांध से, हालांकि आगे बांध को हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लीजिए। वैनगंगा नदी पर सिवनी जिले में भीमगढ़ नामक स्थान पर 1972 में एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध या कीचड़ का बांध बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का या कीचड़ का बांध बनाया। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी या कीचड़ का बांध बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आता है। तो लास्ट पॉइंट क्या नोट किया था? नोट करिए, ये बांध किस लिए बनाया गया था? बांध बनाने के कई उद्देश्य होते हैं। कोई भी बांध है, इसका उद्देश्य जो ये है नहीं, देखिए बांध मुख्य रूप से, अगर आप देखिएगा थोड़ा सा बांध के बारे में, कोई भी बांध जो बनाया जा रहा है, ठीक है, एक तो उसका जो पर्पज है मेन सिंचाई हो सकता है, उस बांध के पानी से हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी बांध के पानी से हम कोई उद्योग चला सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए। उसी बांध के पानी से हम जल विद्युत बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जल विद्युत बना सकते हैं। उसी बांध के पानी से, ठीक है, हम कोई जलीय जीव का पालन कर सकते हैं। किसी जलीय जीव का पालन कर सकते हैं, जैसे मछली पालन कर दिया डैम बना करके, कछुआ पालन कर दिया, या मगरमच्छ पालन कर दिया। इसे हम एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप कर सकते हैं। पिकनिक स्पॉट, लोग डैम वगैरह पे घूमने जाते हैं, है ना। तो इसका मल्टीपल यूज है। बांध किसी, है ना, एक यूज की 10 नहीं बनाए जाते, और इन बांधों को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय। बहुत सारे उद्देश्य होते हैं एक बांध को बनाने का। ठीक है, वहीं से हम सिंचाई कर सकते हैं, नहरें निकाल सकते हैं, बहुत सारी नहरें निकलती हैं बांधों से। उद्योग के लिए हम जलापूर्ति कर सकते हैं, है ना। फिर जल विद्युत हम बनाते हैं बांध के पानी से, पानी को रोक करके टरबाइन लगा करके, है ना। तो बहुत सारे यूज होते हैं, है ना। ये सब कीचड़ बांध मतलब कि ये बना ही कीचड़ से है? ये मिट्टी का, मिट्टी, दीवारें इसकी मिट्टी से बनी? हाँ, मिट्टी का बात है। चलिए नोट करिए इसमें थोड़ा सा। वैनगंगा नदी पर 1972 में सिवनी जिले के भीमगढ़ नामक स्थान पर, सिवनी जिले के भीमगढ़ नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बनाया गया, जिसे संजय सरोवर बांध भी कहते हैं। जिसे संजय सरोवर बांध भी कहते हैं। आगे लिखना है, एक और फैक्ट लिखिए इसमें। वैनगंगा नदी दक्षिण भारत की ओर प्रवाहित होने वाली, वैनगंगा नदी दक्षिण भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से मुख्य नदी है।
इस नदी पर बालाघाट जिले में गांगुलपारा जलप्रपात है। बालाघाट जिले में गांगुलपारा जलप्रपात है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई वैनगंगा में। वैनगंगा के बाद थोड़ा सा वर्धा को लिख लीजिए। वर्धा गोदावरी का पात्र जिसमें वैनगंगा, वैनगंगा के बाद दूसरी नदी वर्धा, वर्धा नदी। ये कौन सा जिला है यहाँ पर? ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल। वर्धा कहाँ से निकलती है? बैतूल। अरे ये वही वर्धा है ना, इसके किनारे आश्रम बनाया था गांधी जी ने, वर्धाश्रम, महाराष्ट्र में। एक साबरमती का आश्रम था, दूसरा वर्धा आश्रम था। वर्धा सत्याग्रह याद करिए इतिहास में। तो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय तो नहीं वर्धा के नाम से है, वर्धा के नाम से होगा, तो रिकॉल नहीं हो पा रहा। देखिएगा इसमें। तो ये बैतूल जिले में मुल्तान पहाड़ी में दो जगह, एक मूल ताप्ती से निकलती है ताप्ती नदी, और वर्धा शिखर से निकलती है वर्धा। ठीक है, ताप्ती पश्चिम की ओर चली जाती है और वर्धा दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है, पूरा दक्षिण पूर्व। और इधर से आपने देखा है कि वैनगंगा जाती है। वर्धा वैनगंगा की संयुक्त धारा क्या कहलाई? प्राणहिता, और प्राणहिता आगे जाके गोदावरी। क्लियर है? डाउट नहीं हो रहा? ये कौन सा स्थान है सर जहाँ मिलती है? ये जगह देखना पड़ेगा, है ना? चल इसको नोट करिए, वर्धा को थोड़ा सा। सर ये मेन उद्गम यहीं से सिवनी से बैतूल से है ना? कौन? वर्धा, वर्धा बैतूल से जा रही है ना ये, और सिवनी से निकलती है वैनगंगा। अच्छा, वैनगंगा को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, है ना? अब हम लोग वर्धा को पढ़ने जा रहे हैं। पानी कहाँ से आ जाता होगा? पानी नदियों में बहुत पानी है। इनका जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनके पानी का स्रोत वर्षा जल ही है मुख्य रूप से। यानी जब मानसूनी बारिश होती है तो इनमें पानी की उपलब्धता होती है। जैसे ही बारिश खत्म होती है तो मानसूनी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता है। जबकि हिमालयी नदियों का स्रोत बर्फ है ना। भारत की नदियों को मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांटते हैं ना, एक हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो चूंकि हम लोग एमपी की नदियां पढ़ रहे हैं और एमपी एक प्रायद्वीपीय भारत का स्टेट है ना, तो हम यहाँ की सभी नदियों का जो जल का स्रोत है वो मुख्य स्रोत वर्षा का जल है ना। उसके अलावा कोई बड़ा रिसोर्सेस नहीं होता इनके लिए। थोड़ा बहुत मान लीजिए कहीं से स्रोत है भी जमीन के जो ग्राउंड वाटर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश का पानी, में बारिश का पानी नोट करेंगे इसमें। उद्गम वर्धा नदी में लिखिए, उद्गम बैतूल जिला, मुल्ताई पहाड़ी, वर्धन शिखर। बैतूल जिला है ना, कौन सा जिला? बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल जिला। कौन सी पहाड़ी? मुल्ताई पहाड़ी। और शिखर कौन सा है? वर्धन शिखर से। मुल्ताई पहाड़ी वर्धन शिखर से। उसके बाद आगे नोट करेंगे, यह नदी छिंदवाड़ा जिला व महाराष्ट्र की सीमा बनाती है।
छिंदवाड़ा जिला वह महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। महाराष्ट्र में वैनगंगा से मिलकर गोदावरी में मिल जाती है। वैनगंगा से मिलकर गोदावरी में मिल जाती है। माही के बाद लिखना है पेंच। हाँ, वर्धा के बाद पेंच। पेंच नदी भी गोदावरी अपवाह की नदी है। पेंच नदी सर होशंगाबाद के आसपास नहीं, छिंदवाड़ा से। पेंच नाम सुना है ना? वैनगंगा हो गई, वैनगंगा के बाद हम लोगों ने दूसरी नदी वैनगंगा के बाद क्या पढ़ी? वर्धा। वर्धा के बाद अब किसको पढ़ने जा रहे हैं? पेंच नदी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है ना? फिर पेंच नाम की क्या है? नदी है। थोड़ा सा 2-3 दिन से ठंड लग गई, हवा भी आ रहा है ना? स्वेटर नहीं है। चलिए नोट करेंगे थोड़ा सा। पहले पता तो है ना पेंच के बारे में, समझा दे थोड़ा सा। पेंच नदी मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से क्या होती है? निकलती है ना? और सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है और महाराष्ट्र में कन्हान नदी में मिल जाती है और आगे जाकर क्या बनाती है? कन्हान आगे जाके मिलती है गोदावरी में, है ना? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, ये समझ लीजिए। कहां से निकल रही है ये? छिंदवाड़ा से। कहां से? अच्छा, इसको मिटा देता हूं, समझा, है ना? छिंदवाड़ा से निकलती है, सिवनी में जाती है, ठीक है, और थोड़ा सा बॉर्डर लाइन बनाते हुए कन्हान में आके मिल जाती है। कन्हान भी एक छोटी सी नदी है ना? छोटी नदी है पेंच, और फिर जाके कन्हान वैनगंगा में मिलती है और आगे जाके उसमें किससे मिल जाती है? गोदावरी। ये सभी नदी अंतिम रूप से गोदावरी में ही जाके मिलती है ना? तो लिख लीजिए बस पेंच को थोड़ा सा। उद्गम छिंदवाड़ा जिला सतपुड़ा श्रेणी। उद्गम छिंदवाड़ा जिला सतपुड़ा श्रेणी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र के नागपुर के पास, नागपुर कौन सी जगह है? नागपुर। नागपुर पहले पार्टी का हिस्सा था, पार्टी की राजधानी हुआ करता था, सीपी बरार की, है ना? तो महाराष्ट्र के नागपुर में कन्हान नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? कन्हान नदी में मिल जाती है। ठीक है, बस लंबाई थोड़ा सा जरूरी नहीं है, छोटी नदियां हैं, लिखना है तो फिर भी 274 किलोमीटर 274 km है इसकी लंबाई, है ना?
नदियां तो लगभग हो गई है ना। अब अपन को क्या देखना है, जलप्रपात, वाटरफॉल। क्या देखना है, वाटरफॉल, जलप्रपात। तो जलप्रपात कल से ही करते हैं शुरू से। थोड़ा सा पिछला पूछ लें आपसे, इतना भी तक पढ़ाएं 5 मिनट। रिवीजन किया आपने? देखे थे सर। नहीं, थोड़ा बहुत से पढ़ा है। मुझे सर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको अगर थोड़ा सा चाहे मैप में चाहे जैसे सर थोड़ा सा समझा दीजिए। क्या? ये जो ये वाला सॉसर और ये सब होली क्रम की, हाँ, अगर ये इससे क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, यहाँ मैं फंस गई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का भूगोलिक इतिहास, ठीक है, तो सिंपल है। कल भेजा तो मैं एक छोटा सा वो, उसमें बस उतने आप याद कर लीजिए, बस कुछ भी नहीं करना, परेशान ना होइए उसमें, है ना। मध्य प्रदेश का भूगोलिक इतिहास, यही समझ में नहीं आ रहा आपको अभी तक? चट्टाने तो आ गई समझ में, लेकिन ये जो देखिए, चट्टानों का क्रम अलग है, चट्टानों का प्रकार अलग है। चट्टानें एक क्रम में बनी है ना। अगर देखा जाए तो सबसे पुराना क्रम कौन है? आर्कियन है। आर्कियन के बाद धारवाड़ है, धारवाड़ के बाद कुडप्पा है, कुडप्पा के बाद विंध्यन है, विंध्यन के बाद गोंडवाना है, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप है, ठीक है। तो इसमें उप विभाजन आपको समझ में नहीं आता। ये क्रम तो समझ में आया आपको? ये भी नहीं आया, है ना। अब जो इसका उप विभाजन है ना, इसको देखना है। जो आर्कियन है, ठीक है, ये आर्कियन एक क्रम ही है। पृथ्वी के निर्माण के बाद जो पहला क्रम आया उसको क्या कहा गया? आर्कियन कहा गया। कहा गया आर्कियोजोइक। उसके बाद धारवाड़ और कुडप्पा ये प्री कैम्ब्रियन का है, प्री कैम्ब्रियन। इस समय तक पूरी पृथ्वी पर जीवाश्म नहीं था, तो जीवाश्म के अवशेष इसमें नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, है ना, क्योंकि जीवन था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम विंध्यन की बात करें तो विंध्यन कब का है? कैम्ब्रियन का है, ठीक है। गोंडवाना, गोंडवाना कब का है? कार्बोनिफेरस, है ना, जिसमें प्लेटों का विखंडन चालू हो गया था, है ना, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग का है, ठीक है। और दक्कन ट्रैप कब का है? दक्कन ट्रैप बहुत बाद का है ना। फिर उसके बाद क्रिटेशियस है ना, इयोसीन का है। ये तो बहुत बाद की घटना है, इयोसीन, ठीक है। गोंडवाना क्रम में क्या है? भारत में जीवाश्म आ गया था, पेट्रोलियम, कोयला है। भारत में लगभग 98% कोयला किसका है? गोंडवाना क्रम का है। विंध्यन क्रम में क्या है? ज्यादातर भवन निर्माण की सामग्री है, जो गृह निर्माण होता है ना, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर से लेकर के। कुडप्पा धारवाड़ में क्या है? इसमें खनिज है, क्या है? धात्विक खनिज बहुत सारे भरे पड़े हैं, सोना, चांदी, तांबा, ब्रक, जिंक, है ना, बॉक्साइट, ये सभी खनिज है धारवाड़ कुडप्पा में, है ना। आर्कियन का तो मूल अस्तित्व समाप्त हो चुका है।
ये इतनी रोजी न हो चुका है, मीन इतना बर्दन हो चुका है कि इनकी ये निचले हिस्से में है, ऊपरी हिस्सा इनका स्वरूप क्षतिग्रस्त होकर नई नई चट्टानें बन गई, है ना। आर्कियन मूल चट्टानें थी और ये सब अवसादी चट्टानें हैं। ये सब क्या है? अवसादी चट्टानें हैं, है ना। दक्कन ट्रैप ये मूल चट्टान थी, है ना। ये अवसादी है, एक एक की कटाव और जमाव के बाद ये सभी बनी है। नामकरण आपको पता है, धारवाड़ कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नामकरण हुआ, ठीक है। कुडप्पा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसका नामकरण हुआ। विंध्यन, ये जो पूरी मध्य प्रदेश से सीरीज चली गई है विंध्याचल पहाड़ी के नाम पर, है ना, क्योंकि जो चट्टानें पहले जहां पाई गई उसके कारण इसका नामकरण हुआ, विंध्याचल के नाम पर हुआ। गोंडवाना, है ना, गोंडवाना का जो नामकरण है ना, तो कोयले से रिलेटेड है ये गोंडवाना, है ना। चलिए ठीक है। मेरे को सर ये वाला जो चिल्पी और ये सौसर नाम की है, इसका थोड़ा सा बंद हो गई रिकॉर्डिंग। यहाँ से लाल